नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज़ और पॉलिटिक्स की बिहार कवरेज का ये स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। इंटरव्यू सीरीज़ में हमारे गेस्ट हैं शशांक शेखर जी, जो पटना साहिब सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये शशांक, जो चीज़ मैं आपके पोस्टर्स में बार बार देख रहा हूँ, जो आपने लिख भी रखी है, IIT IIM शिक्षित एक कैंडिडेट इस बार कांग्रेस ने दिया है। मेरा सवाल ये है कि बिहार के भीतर जहाँ शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, वहाँ अगर शिक्षा के मुद्दे को लेकर के आप पटना जैसे शहर में लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपको लोगों से क्या आउटपुट मिल रहा है कि वो बिहार के एजुकेशन मॉडल से कितना खुश हैं? आप अगर पटना साहिब में घूमे, पटना साहिब तो विधानसभा का नाम है, हम लोग सिटी बोलते हैं, हमारे लिए सिटी है ये। सिटी में आप अलग अलग स्कूलों में जाएं तो स्थिति बहुत बुरी है। एक एक बिल्डिंग में 6-6, 7-7 स्कूल चल रहे हैं, एक एक कमरे में 5-5 स्कूल चल रहे हैं, 4-4 टीचर पढ़ा रहे हैं, और वो कमरा भी ऐसा है कि मतलब आज गिर जाएगा कि कल गिर जाएगा, उस पर भी भरोसा नहीं है। आप अगर उच्च शिक्षा की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, तो 3-4 कॉलेज हैं हमारे यहाँ पे। इतने साल हो गए, पीजी की व्यवस्था तक नहीं आई है यहाँ पे। नए कॉलेज खुलने की बात आप छोड़ ही दीजिए। तो पिछले 30 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है भाजपा के द्वारा हमारे यहाँ पे बच्चों को शिक्षित करने के लिए। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है? जब आप नहीं पढ़ते हो तो उसके 2 रिज़ल्ट होते हैं। एक तो आप मुद्दों से अवगत नहीं होते हो, मुद्दे पे आप बात नहीं करते हो। उसके अलावा अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर वही है कि मजदूरी, आप पलायन करोगे। अगर कोई अच्छा पढ़ गया, अब मैं अपने एग्जाम्पल से ही बताऊँ आपको कि मेरे माँ बाप ने, दादाजी ने हमें पढ़ाया अच्छे से, जिसकी वजह से IIT गए, फिर IIM गए। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि भले ही मैं वापस आ गया हूँ नौकरी छोड़ के, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना एक बिज़नेस शुरू किया, जो मेरी पढ़ाई, मेरी सोच ने मुझे मदद की जिसमें, और आज के डेट में 25 परिवारों का घर चलता है उससे। तो मेरे जैसे शशांक शेखर जैसा अगर यहाँ पे 1000-10,000 लोगों का कुनबा खड़ा हो जाता है तो सिटी का डेवलपमेंट उसी से होना है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा सवाल मेरा, पलायन जो आपने मुद्दा उठाया, मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ और मैंने लगभग 20-25 लोगों से इस बारे में बात की। मुझे 2 युवा मिले, उम्र थी लगभग 17 साल। 17 साल की उम्र में वो आदमी आंध्रा में 1 साल से काम कर रहा है, 20-25 हज़ार रुपये कमाता है। उसका दर्द ये था कि वहाँ अगर मुझे गाली भी पड़ती है तो मेरे पास रिटेलिएशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, वो गाली सह के मुझे वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और साल में फिर जब मैं अपने घर आऊँगा तो मुझको ट्रेन की व्यवस्था ऐसी मिलेगी कि मैं इस पूरे प्रोसेस से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप, बिहार एकमात्र राज्य बचा है पूरे देश में। आप देखें तो जैसे गुजरात के लोग हैं, गुजरात में ही काम करते हैं अधिकतर, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान के लोग राजस्थान में रहते हैं, हरियाणा वाले हरियाणा, पंजाब वाले पंजाब। बिहार अकेला राज्य है। अभी जैसे छठ है, आज छठ महापर्व हमारा है, छठ उसका पहला दिन है। बिहार अकेला राज्य है जहाँ के बच्चों को अपने परिवार के साथ पर्व मनाने के लिए किसी एक बाहरी से रिटर्न में छुट्टी की अर्जी देनी पड़ती है, और यहाँ पे आने के लिए वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे आत्मनिर्भर की बात करती है भाजपा, हमारे युवा को आत्मनिर्भर बनाया ही नहीं गया है। तो पलायन रोकना ठीक है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए, और उसकी छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत हो सकती है। अब जैसे पटना सिटी में आप घूमेंगे, व्यापारियों का इलाका है, बहुत सारी मंडियाँ हैं। पटना सिटी में आप देखें तो महाराजगंज है, मंसूरगंज है, मारूगंज है, मछरट्टा मंडी है, खचकला में मंडी है, बहुत सारी मंडियाँ। अब जो व्यापारी अभी काम कर रहे हैं उनके बच्चे वहाँ पे काम नहीं करना चाहते। अगर बिज़नेस बहुत बड़ा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा बिज़नेस करने वाला आदमी है, वो भी चाहता है कि उसका बेटा इस चक्कर में ना पड़े, कहीं नौकरी मिल जाए, बाहर चला जाए, नौकरी करे। उसी बिज़नेस को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिल जाए, जो माल यहाँ पे मान लीजिए वो 100 रुपये का बेच रहा है, एक्सपोर्ट में भेजेगा तो 20 रुपये ज़्यादा कमाएगा उसी पे, तो उसके बेटे की आमदनी बढ़ेगी, तो वो भी तसल्ली से अपने बेटे को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना चाहेगा। पटना सिटी भले ही शहरी क्षेत्र हो, लेकिन हम चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र से घिरे हुए हैं, खेती बाड़ी होती है। अब सिंपल सा एग्जांपल, अगर जब टमाटर का सीज़न है, जो टमाटर उग रहा है उसकी जो प्रोसेसिंग की यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग करके मान लीजिए आपका टोमेटो प्यूरी बनाना हो, केचप बनाना हो, उसके लिए अगर यहाँ पे छोटे माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का सपोर्ट यहाँ के लोगों को मिल जाए, कोई बाहर जाके क्यों नौकरी करेगा? तो बेसिक सपोर्ट, ताकि पलायन रुके, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो उस पर हमें काम करना है।
यहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज़ को लाना है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में काम करना है, ताकि लोग यहाँ के आत्मनिर्भर हो पाएँ और अपने घर में रह पाएँ, अपने परिवार के साथ रह पाएँ। शशांक, एक चीज़ और भी है ना, आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 20 साल मौका मिला नीतीश जी को और उन्होंने वादा भी किया था कि हम पलायन रोकेंगे और इस पर काम करेंगे। ज़मीन पर चीज़ें उतना दिखती नहीं हैं। आपके अगेंस्ट जो कैंडिडेट बीजेपी से हैं वो पटना साहिब से नहीं आते, बाहर के कैंडिडेट हैं। तो क्या वो कनेक्शन आपको दिखता है कि लोग इस बात को समझ पाएंगे कि कैंडिडेट उनके बीच का नहीं है, या उनके माइंड में अभी वो माइंडसेट है कि हमें भाजपा को वोट देना है, हमें कमल को वोट देना है? मैंने जब लोगों के बीच जाना शुरू किया था लगभग 10-11 महीने पहले, तो जब हमने जाना शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने था, लोगों के मन में सिस्टम पे, व्यवस्था जो है हमारी पूरी सरकारी व्यवस्था, उस पे से भरोसा उठ चुका है। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। मतलब मैं पहली बार वहाँ पे उनको समझाने जा रहा हूँ, उनकी समस्याएं पूछने जा रहा हूँ, पहला जवाब अधिकतर लोगों का होता था कि अरे आप भी पूछ रहे हो, कुछ कर तो पाओगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, जाओ वापस नौकरी करो। लेकिन धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस रहा, 10-11 महीने हमें लगे, लोग खुले, तो लोगों के अंदर ये हम वापस से आशा लेके आए हैं, एक होप लेके आए हैं कि उनकी समस्याओं को कोई सुन रहा है और उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। तो ये पहली जीत है जो हमने हासिल की है। और लोगों का जब भरोसा रहेगा सिस्टम पे, वो खुद सिस्टम को सुधारने के लिए काम करेंगे। तो धीरे धीरे यही स्टेप है, लोगों को विश्वास दिलाया है हमने। तो लोगों का हम पे इसलिए भरोसा है क्योंकि उनकी समस्याओं को समझा है, और जो फीजिबल है, भले ही टफ हो, लेकिन फीजिबल सॉल्यूशन उनकी दिक्कतों का है, वो हम लेके जा रहे हैं उनके बीच में। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे? अगर इसको डेटा के हिसाब से देखें, आप IIT-IIM से पढ़े हुए हैं, आपको लगता है क्या किसी गवर्नमेंट के लिए स्टेट में ये पॉसिबल होगा कि वो हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे पाए? देखिए, तेजस्वी जी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे। जब उनने उप मुख्यमंत्री बनने से पहले बोला था कि मैं इतनी नौकरियाँ दूंगा, उस पर भी बहुत मजाक उड़ा था हमारी सरकार का। लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, वो तेजस्वी जी ने करके दिखाया था। और वो तब हो सकता है तो अगर 5 साल हम ढंग से काम करें, तो जो वो बोल रहे हैं हर परिवार को रोज़गार देने का, नौकरी देने की जो बात कर रहे हैं, उस पर ज़रूर काम होगा और वो बेशक होगा। जंगल राज का बड़ा अटैक किया जाता है। प्रधानमंत्री आए भी इस बीच बिहार, तो उन्होंने कल भी यही बात कही कि जो जंगल राज रहा है RJD के साथ, आप कैसे देख रहे हो कि क्या वो जंगल राज और इस 20 साल के नीतीश के शासन में, जिसको सुशासन की सरकार कहा जाता है, उसके बीच की जो बारीक लाइन है, आप कैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आपको क्या मैसेज मिलता है? मैं आपको अगर पटना का ही बताऊं, बाहर का तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। पटना का अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइम अभी जितना है हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, उतना कभी नहीं था। हत्या पे हत्या होती गई है पिछले, जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ वापस आके, इतनी हत्याएं देखी हैं, और ख़ास करके व्यापारी वर्ग की हत्याएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। आप अगर देखें तो छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटा सीमेंट व्यापारी है, उसको दौड़ा के गोली मारी जा रही है, वो बचने के लिए थाने में दौड़ के, गोली लगी हुई हालत में थाने में घुस रहा है तो जिंदा बच रहा है। बहुत सारे व्यापारी हैं जिनकी हत्याएं हुई, आपने खबरों में देखा ही होगा। लूटपाट की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, यहाँ पे चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं कहाँ कम हुई हैं? नीतीश कुमार के राज में तो और ज़्यादा बढ़ा है हमारे लिए। तो हमारे लिए वो जंगल राज, पता नहीं किस बात को बोल रहे हैं, असली जंगल राज तो अभी चल रहा है। अभी तो गुंडों का राज चल रहा है। आप गुंडों के साथ अगर अलाइन नहीं होते हो, झुकते नहीं हो, तो कब आपकी हत्या हो जाए, कब आपके गोली चल जाए, कोई पता नहीं। बिहार एज अ स्टेट फीमेल्स के लिए कितना सेफ है, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, आपके विज़न में, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए क्या मुद्दे हैं? सेफ्टी तो अभी नगण्य है हमारे राज्य में। पटना में बहुत बुरी हालत है सेफ्टी के मामले में। लोग शाम में निकलना प्रेफर नहीं करते। मेरी ही बहन है, मतलब दिल्ली एक समय पे बदनाम था, मेरी बहन दिल्ली में पढ़ाती है, वो पटना आती है तो रात में घर वाले नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता हूँ कि 9 बजे के बाद अकेले कहीं निकले। दिल्ली तक में उतनी चिंता हमें नहीं होती है। तो महिलाओं के लिए सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमें समझ में आई है वो है पुलिस की उदासीनता। यहाँ पे आपको एक छोटा सा FIR करने के लिए थाने में 4 घंटा बैठना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कहीं पे पैसा देना होता है, रिश्वत देनी होती है।
और पुलिस का जो ये उदासीन बिहेवियर है, उसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो हमने जो यहाँ पे लोगों को आश्वस्त किया है, हम यहाँ पे एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च करेंगे जो हमारा पर्सनल होगा। अगर कहीं पे आपसे एफआईआर दर्ज करने के लिए, आपका बेसिक कागज़ बनवाने के लिए कहीं पे भी आपको डिले कराया जा रहा है, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, आप हमें बताइए, हम खुद जाके वहाँ पे खड़े होंगे। ये कोई सरकार बनेगी तो एक फॉर्मल व्यवस्था उसकी होगी, लेकिन लोकल लेवल पे इंटरवेंशन हम इस पर ज़रूर करेंगे, ताकि केस जब रजिस्टर होता है तो मनोबल टूटता है अपराधियों का। पहला स्टेप तो वही है और उस पर हम पहले काम करेंगे। शशांक, सिस्टम यहाँ पर सरकार आपके हाथ में नहीं है, पूरी मोनोपोली सत्ता के पास है। वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा राहुल जी लेकर के आए। आप जब एज अ कैंडिडेट फील्ड पर जाते हो और पूरे इस चुनाव प्रचार के प्रोसेस में, आपको क्या लगता है चुनाव आयोग का रवैया और सरकारी तंत्र का रवैया निष्पक्ष है? देखिए, चुनाव आयोग का जो वोट चोरी का मुद्दा हम उठा के लेके आए और इस पर पूरी हमने एक यात्रा भी की, लोगों को अवगत कराने की कोशिश की, वो बहुत बड़ा मुद्दा है सही में। क्योंकि भाजपा का कोई भरोसा नहीं है, जनता का भरोसा भाजपा से उठ चुका है। आप अगर देखें तो लगभग, अभी मैं अगर एसआईआर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 6-6.5 हज़ार वोटर जो यहाँ पे एग्जिस्ट हैं, करते हैं, पटना में सिटी में रहते हैं, जिंदा हैं, यहीं पे काम करते हैं, उनका वोट काट दिया गया। बीएलओ तक उनके घर नहीं गए, कुछ सरकार की तरफ से एफर्ट नहीं हुआ कि सारे लोग यहाँ पे जुड़े। 6,500 लोगों का नाम तो हमने पर्सनली जुड़वाया है पिछले 1-1.5 महीने में, जब तक चल रहा था प्रोसेस। तो अगर आप वोट ही उड़ाने लग जाओगे, मान लीजिए आपकी ही बात अगर सरकार को ना पसंद आए और आपका वोट अचानक से गायब हो जाए और आपके जैसे हज़ारों केस हर विधानसभा में होने लग जाए, फिर तो डिसेंट का जो पूरा एक सिस्टम है, हमारा जो संविधान है, वही उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। कि आप अगर गुस्सा है और आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं बचे हैं, तो फिर तो मतलब जो उनके साथ हैं उनके वोटिंग राइट्स बचेंगे। और सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाला है ना वो, आप अगर देखें तो एक एक करके सुविधाएं जो हैं वो गायब की जा रही हैं, और रोकने के लिए आपका मत का अधिकार आपके पास नहीं बचेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आपको जैसे बताऊं, जो वृद्ध हैं हमारे, कोविड का बहाना बना के सीनियर सिटीजन्स का रेलवे का जो टिकट में कंसेशन होता था वो गायब किया गया, टेम्प्ररी बोल के गायब किया गया। कोविड ख़त्म हुए 3-4 साल हो गए, वापस लाया गया क्या? और उसमें बहुत हो हल्ला किया। जो वृद्ध हैं हमारे, जो बुज़ुर्ग हैं, उनने बहुत जगह धरना प्रदर्शन किया, सिटी में ही 2-4 जगहों पे मैं बैठा हूँ उनके साथ, लेकिन कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके वोट को गायब कर दे रहे हैं। वोट गायब करेंगे तो आप जितना हो हल्ला करो, आप उनको हरा ही नहीं सकते। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और अधिकारों का हनन यहीं से शुरू होगा, ये जनता को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वोट चोरी होगी तो रोज़गार की चोरी होगी, अगर वोट चोरी होगी तो आपके अधिकारों की चोरी होगी, आपके पढ़ाई की चोरी होगी, आपके कॉलेजेस गायब होंगे, आपके स्कूल बंद होंगे, आपकी नौकरियां नहीं मिलेंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी शशांक, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस ने आपको बहुत टफ सीट दी है, ये सीट लंबे समय से उस खाते में नहीं जा पाई है। आप फील्ड पर घूम रहे हैं, आप बाहर से पढ़कर भी आए हैं, आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन गैप क्या कांग्रेस का और वोटर के बीच में जो लंबे समय से बना हुआ है पटना में, उसको आप पाट पा रहे हैं? क्या उस गैप को पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे पार्टी सेंट्रिक लड़ाई ही नहीं है इस बार। कांग्रेस ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था कि ऑप्शन था कि मैं किसी और सीट से जाके लड़ लूँ। मैं अपने दिमाग में पिछले कई सालों से बहुत क्लियर हूँ कि अगर मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरूँगा तो मैं पटना साहिब से ही चुनाव लड़ूंगा। टफ़ कुछ नहीं होता है, टफ़ तो आईआईटी का एग्ज़ाम भी हुआ करता है सबके लिए, आईएम भी जाना टफ़ होता है। मेहनत से हर एक चीज़ हासिल की जा सकती है, और यहाँ पे लोगों के बीच अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, अपने ऊपर भरोसा लाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। लोग तक पहुँचे, लोगों की समस्याएं समझें, और लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है कि ये लड़का आएगा तो हमारी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान निकालेगा, और जितना उसके बस में होगा वो सारा सब कुछ करेगा। तो यही हमारी मजबूती है, ये हमारी ताकत है, और जनता इस बार हमारे साथ है। तो ये थे शशांक जी, जिनकी बातें आपने सुनी। और पटना साहिब बिहार की चर्चित सीटों में से एक है, क्योंकि शहर की मुख्य सीट है, पटना से सटी हुई है। मुद्दे आपको लगभग समझ में आ गए हैं, किन मुद्दों को लेकर के शशांक जा रहे हैं फील्ड पर। अब तक आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए पॉलिटिक्स और भारतीय न्यूज़ को, ताकि बिहार चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।